हेलो हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? माई ऑडिबल, एम आई विजिबल? जल्दी से एक बार चैट सेक्शन के अंदर कंफर्म कर दो अगर मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। मैं आपको ऑडिबल भी हूँ और विजिबल भी हूँ। जल्दी से बताइए। हाय लक्ष्मी, उमेश, कृतिका, खुशी, निश्चल, सोनाक्षी। जल्दी से बताइए भाई। प्रज्ञा, निशा, शिवानी, संजय, जानवी, अपूर्वा, दीपू। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? अगर सब कुछ सही है तो जल्दी से चार्ट्स के अंदर फ्लावर्स भेज दो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि सब कुछ बढ़िया है, ऑल गुड है। आवाज तो आ रही है यार, माइक तो ऑन है, आवाज तो आ रही है। पागल पागल मत बनाया करो तुम मुझे, है ना। तुम मुझे जो है पागल मत बनाया करो ये बोलकर फालतू में की आवाज नहीं आ रही, है ना। बहुत बढ़िया, ऑल गुड। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और मैं आई हूं आपके लिए केमिस्ट्री की मिस्ट्री को सॉल्व करने। और आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9, राइट। कौन सा वाला लेक्चर करने वाले हैं? केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9, केमिकल काइनेटिक्स। क्या सभी को क्लियर? क्या सभी को पता है? ओके। कुछ बच्चे बड़े इमोशनल होकर, है ना, कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि मैम आपकी जो है लास्ट क्लास होगी आज। किसने बोला बेटा लास्ट क्लास है? किसने बोला? बताओ जरा मुझे, उसका नाम बताओ। किसने बोला लास्ट क्लास है? लास्ट क्लास नहीं है। लास्ट क्लास आपकी होगी मंडे को, आज नहीं है यार लास्ट क्लास। ऐसे बिना बात इमोशनल मत हो। एक और क्लास लूंगी मैं मंडे को फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है, जिसके अंदर हम थोड़ी सी गपशप करेंगे, बातें करेंगे, है ना। लास्ट क्लास यार है ना, मतलब काइंड ऑफ लास्ट क्लास ही है लाइव की। अगर मैं बात करूं, उसके बाद भी सॉलिड स्टेट हमें पढ़ना है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर भी तुम्हारे आएंगे, उसमें मैं तुम्हें दिखूंगी, है ना, तुमसे बातें करूंगी, पर वो रिकॉर्डेड वर्जन में बातें होंगी। लाइव वाली जो होगी ना, वो हमारी मंडे को लास्ट क्लास होगी। तो आज प्लीज लास्ट क्लास तुम मत बोलो उसको, ठीक है। मिलते रहेंगे यार, बातें करते रहेंगे ना। तो जो हमारी मंडे वाली क्लास होगी ना, उसको तुम बोलना लास्ट क्लास। फिर तुम रोने वाली इमोजी भी भेजना, ठीक है। मिस यू भी बोलना, सब करना, ठीक है। पर आज नहीं रोना, ठीक है। आज नहीं रोना यार प्लीज, ठीक है। मुझे प्लीज इमोशनल मत करो, ओके। तो जो हमारी मंडे वाली क्लास होगी ना, उसमें हम थोड़ी सी तुम्हारी बातें भी डिस्कस करेंगे कि मैम पढ़ाई कैसे करनी है, मैम बैकलॉग हो गया, मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैम डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मैम नेहा का मैसेज आ जाता है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, है ना। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा लास्ट वाली क्लास में, जो मंडे को हमारी क्लास रहेगी। उसके अलावा कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में। आज भी हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, राइट। आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का आज हमारा सेशन होने वाला है। साथ ही साथ फॉर्मूला शीट मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूं, और इस फॉर्मूला शीट के अंदर मैंने ना सिर्फ फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस और कुछ ग्राफ्स को भी मेंशन किया है। तो वो भी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाली हूं, ठीक है। बेटा मंडे वाली जो क्लास होगी उसके लिए ना क्वेश्चन सोच कर आना, जो तुम पूछना चाहते हो कि मैम टाइम टेबल क्या हो, कितने घंटे पढ़ाई कर ले मैम, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाय द वे कल आपका जो मेंटरशिप सेशन होने वाला है परिश्रम बैच के अंदर, है ना, जूम पे जो होगा, ठीक है, उसमें मैं आपसे मिलने वाली हूं। तो वहां पर भी हम ऐसी चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, हो गई बातें आज की क्लास के लिए, बहुत है इतनी बातें। अब हम जरा शुरू कर लेते हैं भाई, काम धाम थोड़ा काम धाम शुरू कर ले, ठीक है। बेटा, ठीक है। अरे भाई मैंने क्या बोला यार, मंडे को भेजना यार ये रोने वाली इमोजी प्लीज, ठीक है। आज नहीं, आज मुझे इमोशनल मत करो तुम। तो आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या होगा भाई? आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे बेटा, वो क्या क्या टॉपिक्स हमारी क्लास के होने वाले हैं, ठीक है। आज का जो टारगेट होगा, ठीक है, आज का जो टारगेट होगा, टुडेज टॉपिक हम लिख लेते हैं। टुडेज टॉपिक क्या कवर करवाऊंगी आज बेटा? सबसे पहले आपको दी जाएगी फॉर्मूला की शीट। क्या दी जाएगी? प्यारी सी सुंदर सी फॉर्मूला की शीट दी जाएगी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? फॉर्मूला शीट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला शीट के थ्रू सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक जगह पर इकट्ठा करके लिख लेंगे, ठीक है। एंड फिर हम करेंगे बेटा आपके PYQs, राइट। और PYQs कुछ और करने वाले मंडे की क्लास में भी। और साथ ही साथ हाँ, मंडे की क्लास में एक काम और करूंगी मैंने ना अभी समर ब्रेक जो आया था हमारा 1 वीक का पीछे, है ना, तो समर ब्रेक में मैंने तुम्हें 4-5 क्वेश्चंस दिए थे, है ना। वो क्वेश्चंस के आंसर
आई होप तुमने सबने किए होंगे, है ना। पर मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी किए हो या भूल गए हो, तुमने मुझे तो याद दिलाया नहीं, पर मुझे याद था, है ना, मुझे याद था। तो मैं वो वाले क्वेश्चंस का आंसर भी तुम्हें देने वाली हूं मंडे वाली क्लास में, ठीक है। तो थोड़ा फन सा सेशन होने वाला है मंडे वाला, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज का ये क्लास। फॉर्मूला शीट मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। आर यू रेडी? क्या आप फॉर्मूला शीट देखने के लिए तैयार है बेटा? ठीक है, ओके। तो ये है हमारी फॉर्मूला शीट बाय योर प्यारी सी भारती मैम, ठीक है, बाय योर प्यारी सी भारती मैम, ठीक है, इन माई ओन हैंड राइटिंग, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी राइटिंग नहीं आ पाई बेटा, है ना, थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी में लिखा था। चलिए शुरू करें। आर यू रेडी फॉर द फॉर्मूला शीट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, अवर लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। ओके, सो बेटा यहाँ पर जल्दी से चीजों को हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, और आप अगर लिखना चाहते हो इसको तो आप लिख भी सकते हो। यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा कंजस्टेड फॉर्म में नहीं लिखा है, थोड़ा लूज आराम से तुम्हें समझ में आए लिखा है। थोड़े स्पेस छोड़े हैं ताकि तुम्हें कुछ अगर ऐड ऑन करना है इसमें तो आप खुद ऐड ऑन इसके अंदर कर पाए, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा बनाया है इस बार। तो यहाँ पर बेटा आपको पता है, यहाँ पर ना अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो आपको पता है कि सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन का, वो क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, राइट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगी बेटा? सी फाइनल माइनस में सी इनिशियल कर दूंगी, है ना। क्या कर दूंगी? सी फाइनल माइनस में सी इनिशियल कर दूंगी, हाँ कि ना? बोलो जरा जल्दी से, बोलो भाई, बोलो। क्या कर दूंगी? सी फाइनल माइनस में सी इनिशियल कर दूंगी, करूंगे कि नहीं? एंड अपॉन में क्या हो जाएगा? टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल हो जाएगा, है ना बेटा। तो इस तरीके से हमने ये बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट था, हमारा फॉर्मूला था, वो हमने देख लिया था, राइट। उसके बाद बेटा हमने, अगर हमें कोई रिएक्शन दे रखी है, लेट्स से हमें ये वाली रिएक्शन दे रखी है, A प्लस में 2B आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें 3C मिलता है। इस रिएक्शन को देखकर अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आए, क्योंकि ये भी बेटा ये फॉर्मूला नहीं है, एज सच दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, पर ये लिखने का तरीका है। अगर आपको ये नहीं आएगा या इसके अंदर अगर आपको किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है, तो आपको ना थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हमें वो जो दिक्कत है वो ना रहे, ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है। आपको वो प्रॉब्लम जो है ना रहे, आपको जो ये प्रॉब्लम की हम बातें कर रहे हैं ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने क्या डिस्कस कर लिया, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया, सॉरी ये जो हमने केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिख ली है। एंड इसको लिखने का तरीका हमें आना चाहिए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगी भाई रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? ये हमारे पास क्या है भाई? ये हमारा रिएक्टेंट्स है A एंड B। जब रिएक्टेंट्स की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट हमेशा विद रिएक्शन क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नेगेटिव का साइन लगाकर, तो यहां पे हमने क्या लिखा? नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में क्या लिखा? डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टाइम, राइट, विच इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर बात करती हूं बेटा किसके बारे में? बी के बारे में, तो बी के आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है बेटा 2। जब भी कोफिशिएंट लगा हुआ होता है तो उसको हम अपॉन में लिखते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? -1/2 इज इक्वल टू डेल्टा बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू प्लस। अब यहां पर क्यों लिखा मैंने ये प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। ये किसके बारे में बात हो रही है? प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। क्या मैं इसको नोट्स में लिख दूं? बताओ जरा जल्दी, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? प्लस का साइन क्यों लगाया? पॉजिटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड विद टाइम आपका जो कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या करता है बेटा जी? इंक्रीज करता है, राइट। तो प्लस में 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में क्या लिख दिया हमने? डेल्टा टी लिख दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, वो क्या है भाई? जब भी बेटा हम यहां पर इंडिविजुअल रेट की बात करते हैं, इंडिविजुअल रेट का मतलब है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रेट की बात करती हूं इन टर्म्स ऑफ ए, या फिर रेट की बात करती हूं इन टर्म्स ऑफ सी, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल रेट्स है। इंडिविजुअल रेट्स के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, राइट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं, जिसको मैं ROD लिखती हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ROD, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो जब भी बेटा हम इंडिविजुअल रेट्स लिख रहे होते हैं, है ना सान्या,
तो जब भी हम अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन की बातें करेंगे, उस केस में बेटा हम कभी भी जो भी कोफिशिएंट दे रखा होगा ना, उसको हम अपॉन में नहीं लेंगे, उसको कभी भी हम अपॉन में नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की अगर मैं बात करूं, तो सी के आगे यहाँ पर कोफिशिएंट 3 लिखा हुआ है। जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था ना, तब तो मैंने यहाँ पे 1/3 लगाया था। पर जब बेटा मैं इंडिविजुअल रेट लिख रही हूं, जब मैं यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस की बातें कर रही हूं, तब मैंने यहाँ पर कोई भी 1/3 जैसी चीज नहीं लगाई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेहा नागर बताइए भाई, ज्योति, अपूर्वा, है ना भाई, रिधि मिश्रा, प्रिया, क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना। उसी तरीके से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी अगर मुझे लिखना है, क्या लिखना है बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसकी बात करनी है, बी की। बी के डिसअपीयरेंस की अगर मुझे बातें करनी है, तो इसके आगे बेटा कोफिशिएंट 2 है। क्या मैं ये कोफिशिएंट बेटा ये लगाऊंगी, क्या मैं ये कोफिशिएंट लगाऊंगी? आंसर इज नो, नहीं लगाऊंगी कोफिशिएंट। डायरेक्टली क्या लिखूंगी, माइनस का साइन, क्योंकि हम रिएक्टेंट की बातें कर रहे हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज करती है, तो माइनस का साइन लगाया। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, बी, एंड नीचे क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी आ जाएगा। इस तरीके से लिखते हैं इंडिविजुअल कंसंट्रेशन, राइट। यस बेटा, आज की क्लास में मैं वीडियो कॉल कर लूंगी तुमसे, ठीक है, वीडियो कॉल करेंगे आज एंड में। अभी यहां पर ध्यान दो सभी बच्चे, ठीक है। तो ये खिचपिच तो मैंने करी है, नोट्स तुम्हें सुंदर सुंदर मिले इसलिए मैं इसको साफ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, तुम्हें पता ही है पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, यानी कि इट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के इंक्रीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। ऋतिका, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ एवरेज रेट, अब हमने ना टाइप ऑफ रेट मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, टाइप ऑफ रेट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था वी हैव इंस्टेंटेनियस रेट एंड वी हैव एवरेज रेट। एवरेज रेट स्पेसिफिकली हम मैक्रोस्कोपिक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, जब हमारे पास जो टाइम होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हमने लिया है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल अगर वो है, तो उसके लिए हम जो रेट निकालते हैं उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सो उसका सिंपल वाला जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल, एज इट इज वही वाला फॉर्मूला हमारा रहता है। लिखने का तरीका भी एज इट इज सेम रहता है। यहां पर हम क्या लगाते हैं, डेल्टा लगाते हैं, ये ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा जी, ट्राइंगल लगाते हैं। फॉर व्हाट, फॉर एवरेज रेट। अगर पेपर में बेटा जी कभी एवरेज रेट पूछा गया है और तुम लिख कर आ गए, क्या लिख कर आ गए बेटा, डीसी बाई डी टी, गलत हो जाएगा, नंबर कटेंगे बोर्ड एग्जाम में, पहले बता रही हूं। क्या लिख कर आना है, डेल्टा लिख कर आना है, डेल्टा लिख कर आना है, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है, बहुत सही। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ। अब टाइप ऑफ रेट वेट पढ़ने के बाद हमने जाना था इंस्टेंटेनियस रेट को भी देख लो। इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर हमने क्या जाना, देखो, अगर मैं यहां पर किसकी बात कर रही हूं, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर माइनस डी आर बाई डी टी, मैंने कुछ नहीं करा, एट अ सिंगल इंस्टेंट, मैं यहां पर एक सिंगल इंस्टेंट के ऊपर नाप रही हूं रेट को, यानी कि इस केस में मेरे पास जो डेल्टा टी हो जाएगा वो कहां पर पहुंचेगा, वो 0 को टेंड करेगा, ठीक है। वो कितना होने लगेगा, वो 0 होने लगेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है वो तो काइंड ऑफ 0 ही आएगा ना। बताओ जरा, वो तो काइंड ऑफ 0 ही आएगा ना, येस और नो, जल्दी से बताइए, येस और नो आएगा ना, बहुत सही। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर आ जाते हैं बेटा। इतना अगर सभी को क्लियर है तो अब हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ऑर्डर हमें क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें ये समझाता है कि हमें जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है हमारे पास, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें जो पावर्स दे रखी होती है कंसंट्रेशन की, ठीक है, उनको जब हम ऐड कर देते हैं तो वही हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है। क्या है ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। कभी भी किसी रिएक्शन को देखकर हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां लिख भी देती हूं तुम सभी बच्चों के लिए, ठीक है। किसी रिएक्शन को देखकर, लिखो जरा, किसी रिएक्शन को देखकर, किसी रिएक्शन को देखकर ये नहीं बता सकते, देखकर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते,
वी नीड रेट लो एक्सप्रेशन। जब तक हमें रेट लो एक्सप्रेशन नहीं दे रखी होगी हम नहीं बता सकते कि ऑर्डर हमारा क्या होने वाला है। यस भाई, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, सभी बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं, राइट। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, टू बी बिल्कुल एकदम सटीक अगर बताया जाए तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी रेज टू द पावर m और n, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसको हमने कुछ पावर ऊपर दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या बताता है हमें, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताता है। क्या सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी रिएक्शन के लिए आपको रेट लो एक्सप्रेशन दे रखी है, अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए क्या दे रखी है बेटा जी, रेट लो एक्सप्रेशन दे रखी है, तो किस तरीके से लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के। ये क्या है, के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो के है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से बताओ मुझे। ये बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे रेट कांस्टेंट को, ठीक है। क्या है ये, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू द पावर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब ये जो ए एंड बी है बेटा, ठीक है, ये कोफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये अपने रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये बात आपको पता है। तो जब हम इनको ए प्लस बी कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करने के बाद जो आएगा हमारे पास वही क्या होता है, हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। क्या सभी को समझ में आया, ठीक है। क्या सभी को क्लियर है, येस और नो, जल्दी से बताइए, समझ में आ गया। अगर आ गया है तो आगे चल लेते हैं। अब बेटा यहां पर ना रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो हमें किसी इक्वेशन को देखकर, किसी केमिकल रिएक्शन को देखकर तो नहीं पता चल पाएगा, पर यस अगर हमें यूनिट दिख गई, यूनिट को देख के हम जरूर बता सकते हैं कि यहां पर कौन सा वाला क्या होने वाला है, ऑर्डर होने वाला है। तो आपको ये जो लिखा गया है आप डिराइव भी कर सकते हो, डिराइव करना मैंने आपको क्लास के अंदर सिखाया है, राइट। जीरो ऑर्डर के लिए जो हमारे पास यूनिट रहेगी वो क्या रहने वाली है, मोल पर लीटर पर सेकंड रहने वाली है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड इनवर्स रहेगी, ठीक है, एंड फॉर द सेकंड ऑर्डर हमारे पास मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स रहेगी, यानी कि टाइम का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। उसी तरीके से जो थर्ड ऑर्डर के लिए है बेटा ये आपको डिराइव करनी आ सकती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डायरेक्टली आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है बेटा कि आपको डिराइव ना करनी पड़े, आपको डायरेक्टली याद ही हो जाए कि भाई जीरो ऑर्डर की क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकंड। आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि यार हम तो चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली कंपटीशन की बात करती हूँ, सीयूईटी की बात करती हूँ, कि डायरेक्टली हमसे ऑर्डर पूछा हुआ है, हमें ना रेट की क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, और उसके आगे उसकी यूनिट लगी हुई है, तो हमें कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, हमें बस वहां पर उसके यूनिट को पहचानना होता है बेटा। सिर्फ और सिर्फ क्या पहचानना है, यूनिट को पहचानना है। क्या सभी को क्लियर हो रहा है। तो थर्ड ऑर्डर की आपको याद होनी चाहिए, सेकंड की, फर्स्ट की, जीरो की, और डिराइव तो आप कर ही सकते हो। ये काफी ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स। क्या सभी को क्लियर, क्या सभी को क्लियर, क्या है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर हमने सारे बेसिक्स देख लिए, सेकंड पेज के ऊपर हमारे पास क्या है भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो सारे के सारे यहां पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकाली थी जो कि क्या आई थी, के नॉट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, राइट। फिर हमने इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म कैलकुलेट करा था, इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म हमने कैलकुलेट करा था विदाउट लिमिट। हमने इंटीग्रेशन करके जब फॉर्मूला निकाला था तो क्या था, x इज इक्वल टू के नॉट टी, राइट। अब ये जो x इज इक्वल टू के नॉट टी है, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है ना। इसका ग्राफ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये काफी सारे डेरिवेशंस के अंदर भी यूज हुआ है, राइट। तो इस डेरिवेशन को, ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है बेटा जी, इसको भूलना नहीं है। ओके स्नेहा, आलोक, बताओ भाई शुभम, है ना, इसको भूलना नहीं है। क्लियर हो रहा है सभी को। तो x इज इक्वल टू के नॉट टी, ये हमारा पहला रिलेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड उसके बाद बेटा मैंने आपको कुछ रिलेशंस लिखवाए थे, है ना, कुछ मैंने आपको क्या करवाए थे, कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं टी कंप्लीशन का मतलब है कि जब रिएक्शन क्या हो गई है बेटा, अबाउट टू कंप्लीट है, जब आपकी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है, तो उसको अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि, ठीक है, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना हो फॉर द जीरो ऑर्डर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन में के नॉट, ए अपॉन में के नॉट। ना यहाँ पे के नॉट क्या है, इसको लेकर तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, जरा जल्दी से मुझे बताइए, है ना, क्या था, ए अपॉन के नॉट। तो ये जो के नॉट है बेटा, ये क्या चीज है,
ये क्या चीज है मैम? ये रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट को हम के नीचे ऐसे छोटा सा जीरो लगा देते हैं, जिसको हम नॉट बोलते हैं, नॉट। ठीक है, नॉट का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि यहाँ पे जीरो ही मतलब मैथमेटिक्स में उसको जीरो बोल देते हैं, केमिस्ट्री में हम उसको नॉट बोलते हैं, बस सिंपल। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या सभी को समझ में आया? के नॉट क्या है यहाँ पर? के नॉट हमें बताता है, क्या बताता है बेटा? रेट कांस्टेंट है, ये कुछ भी नहीं है बेटा, और रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का क्या है बेटा? ये रेट कांस्टेंट है। ठीक है, क्या सभी को क्लियर? वेरी गुड, शाबाश। तो यहां पर ये हमने टी कंप्लीशन का फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये आपको डेरिवेशन में हेल्प करेगा बेटा। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर ना फॉर्मूलाज और रिलेशन थोड़े से ज्यादा है ना, जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है। अब यहां पर अगर ये रिलेशंस आपने अगर रट्टे मार लिए, देखो सिंपल सी बात है यार, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगी। देखो कॉन्सेप्ट जो हमने समझे, ठीक है, अच्छी बात है, हम कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, आपको समझ में भी आता है कॉन्सेप्ट। पर कुछ बच्चे ऐसे रिजिड होते हैं कि वो तो कहते हैं कि नहीं यार, हम तो कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझेंगे, बस हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, हम कुछ रट्टा नहीं मारेंगे। दिस इज द रियलिटी बेटा। जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है, जिस कॉन्सेप्ट को लगाकर आपने जो फॉर्मूला निकाला है, आपको अंत में उस फॉर्मूला को रटना पड़ेगा। रटना को आप नेगेटिव सेंस में मत लो, हर चीज का कुछ पॉजिटिव मीनिंग भी होता है, राइट? रटने का मतलब है कि आपको इतना अच्छे से वो याद होना चाहिए कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चला जाए, और सपने में भी अगर भारती मैम आ जाए और तुमसे फॉर्मूला पूछ ले तो तुम्हें याद होना चाहिए, तुम बता पाओ, राइट? क्योंकि तुम देखोगे कि ये जो मैंने रिलेशंस आपको करवाए हैं ना, ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर करवा दिए, पर ये क्वेश्चन के फॉर्म में पेपर में इतनी बार आए हैं, आपको इतनी बार ये क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करी है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस देखे हैं, उनको पता होगा कि ये वाले डायरेक्ट रिलेशंस पूछे जा रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा सजेशन ये है बेटा कि आप कॉन्सेप्ट से चैप्टर को पढ़ो, समझो, एंड उसके बाद मैंने आपको जितने भी रिलेशंस करवाए हैं, जितने भी फॉर्मूला करवाए हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस चैप्टर, लर्न देम, याद कर लो, रट लो, रट्टा मार लो। ठीक है, ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? रट्टा मार लो बेटा, रटना पड़ेगा सीधा, यूं चुटकियों में आंसर निकलेंगे, फिर यूं चुटकियों में, क्योंकि हमें बेटा थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड के ऊपर भी काम करना है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो थोड़ा सा ज्यादा करना है। ठीक है, क्लियर है? बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार है ना, वैसे तो केमिस्ट्री का पेपर इतना ज्यादा लेंदी नहीं आता, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, पर फिर भी हमें स्पीड के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको चीजों को याद करना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद बेटा, तो आपको कॉन्सेप्ट आता होगा ना, आप कुछ कर नहीं पाओगे। कॉन्सेप्ट से डेरिवेशन निकालने बैठोगे क्या पेपर में, अगर न्यूमेरिकल आया तो? समझ रहे हो ना? तो लिख लिख कर प्रैक्टिस कर करके याद कर लो। ठीक है, याद कर लो। ठीक है, एक बार याद कर लो प्रॉपर्ली, एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे चीजें और ज्यादा पक्की होती जाएंगी, क्योंकि जब वो फॉर्मूला लगेगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, तब मजा आएगा। ठीक है, तब अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाओ, टी हाफ निकाल रहे हैं। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या दे रखा है बेटा? हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। टी हाफ लाइफ क्या होगी? ए अपॉन में 2k0। ठीक है, ए अपॉन में 2k0, राइट? चलिए, ये वाला फॉर्मूला फिर हमने बेटा ये वाला मेन फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि हमें क्या बताता है? AT इज इक्वल टू A0 माइनस K0T, राइट? ये वाला फॉर्मूला रटना है अच्छे से। अब यहाँ पर AT क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन बता रहा है किसकी? रिएक्टेंट की एट टाइम T। A0 नीचे जीरो लगाया है, यानी कि क्या बता रहा है? जब टाइम हमने जीरो लिया था, जब हमने चेक करना शुरू ही किया था, यानी कि ये जो A0 है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट टाइम जीरो। ठीक है, एट टाइम जीरो। क्लियर है क्या? वेरी गुड अर्पिता। चलिए, यहां पर क्या है नेक्स्ट? K0T। टी आपको पता है टाइम है, K0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बता रहा है मैम, राइट? वेरी गुड। सो यहां पर अब पहला रिलेशन हम यहां पर देखने जा रहे हैं, जो कि है टी हाफ लाइफ एंड टी कंप्लीशन के बीच में। तो हमने जब इसको निकाला था, सॉल्व करा था, तो टी कंप्लीशन जो है आपको यार सिंपल सी यार जर्नल सेंस है, घर का दिमाग लगाना है इसमें कि टी कंप्लीशन कंप्लीट रिएक्शन कब हो जाएगी? जब दो हाफ लाइफ को एक हाफ लाइफ को इंटू 2 कर दोगे, जोड़ दोगे। हाफ लाइफ प्लस हाफ लाइफ फुल लाइफ, हाफ लाइफ प्लस हाफ लाइफ फुल लाइफ। तो यहां पे क्या कर दिया? हाफ लाइफ इंटू 2 कर दिया, क्या आ गया? टी ऑफ कंप्लीशन। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, इतना घर का दिमाग इसके अंदर लग रहा है ना, जर्नल सेंस इसके अंदर लग रही है। नेक्स्ट आ जाओ, टी हाफ लाइफ इन टी 3/4, राइट? जब हमारे पास रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है एंड 25% रिएक्टेंट लेफ्ट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा रिलेशन। क्या सभी को क्लियर? येस और नो? क्लियर? अच्छा, अब ये बेटा इंपॉर्टेंट वाले ग्राफ्स है। ठीक है, ये ग्राफ इस चैप्टर में बेटा ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक
ठीक है, इस चैप्टर के लिए ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई अर्पित राज, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो हमारे पास ग्राफ है वो हमने किसके बीच में लिया है, ए टी एंड टी के बीच में लिया है। ए टी ये क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी जैसा ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है, एम एक्स माइनस सी जैसा ग्राफ दिखाई दे रहा है। टी यहां पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है बेटा, यहां पर ये क्या बन रहा है हमारा y, ठीक है, और जो t है हमारा ये क्या है बेटा x है। m क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस k हो जाएगा, ठीक है, और इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर a नॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ग्राफ हमने बना दिया, डाउनवर्ड ग्राफ हमारे पास आएगा। एंड नेक्स्ट ग्राफ क्या है बेटा, x और t के बीच में आपसे पूछा गया है, जैसे जैसे हमारे पास क्या बढ़ेगा भाई, x इंक्रीज करेगा तो हमारा t भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और y इज इक्वल टू mx जैसा ये ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा होगा। क्या सभी को क्लियर है? यस, बिल्कुल सही, रिद्धि ने लिखा है नेगेटिव स्लोप, वेरी गुड। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर हम इस वाले फॉर्मूला को लेंगे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टी हाफ लाइफ एंड ए नॉट के बीच में जब ये ग्राफ हम ले रहे हैं, इसको हमने बेटा अलग अलग कर दिया। कैसे, टी हाफ इज इक्वल टू ए इंटू में क्या कर दिया बेटा, इसको हमने ए को अलग कर दिया, ठीक है, हमने क्या करा, ए को अलग कर दिया और साथ में क्या किया भाई, 1/2 के नॉट ले लिया, ठीक है, एंड साथ में क्या ले लिया, a। तो ये किसके जैसा लग रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा लग रहा है। तो x हमारे पास a है, y हमारे पास t हाफ लाइफ है, तो m जो आया बेटा जी वो कितना आया, 1/2 के नॉट आ गया। तो यही चीज आपको यहाँ पर दिखा रखी है, हमने स्लोप की फॉर्म में बता रखी है। हाँ कि ना, क्लियर है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब हम आगे चलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी यहीं पर खत्म होती है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे बेटा आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें फिर से क्या निकालना है भाई, के टी की वैल्यू। अब ये जो के टी है, ये जो के टी है ये क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये किसके बराबर है, 2.303 log a अपॉन में a माइनस एक्स, राइट। अब ये जो a है ये क्या बता रहा है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0। और ये क्या बता रहा है, a माइनस एक्स, ये भी हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बता रहा है एट t इज इक्वल टू t। क्या सभी को क्लियर, क्या सभी को समझ में आया है ना? ये बातें हमें पता है, हमने पढ़ रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद अनदर वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ जा रहा है। क्या है भाई, अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, टी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पर आपको बेटा ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा टी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, ठीक है। तो टी हाफ लाइफ ए नॉट के बराबर है, जो कि हमें क्या बताता है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये चीज को हम नोट के अंदर यहां पर लिख भी लेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, टी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent of what, initial concentration of reactant, ठीक है। रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, आपको बेटा जी ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो भाई आगे क्या, किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टी इज इक्वल टू, अब हमने क्या करा बेटा, यहाँ पर हमने क्या करा, देखो ये वाला फॉर्मूला हमने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमने कौन सा लॉग लिया हुआ है, यहाँ पर हमने कॉमन लॉग लिया हुआ है। जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 1 में k1 ln a अपॉन में a माइनस एक्स, एज इट इज सेम रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट बेटा जब हम ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ना, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में k1, जब ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो हमारे पास ये वाला एक रिलेशन भी आया था। पहले
इससे पहले ये वाला रिलेशन आया था जिसके अंदर हमने log 2 की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर निकाला था। क्या चीज बेटा 0.693 अपॉन में K1, राइट। पर यहां पर क्या आ रहा है, ये जो एक पहले वाला रिलेशन है, ये वाला रिलेशन बहुत बार काम आता है आपके, तो ये वाला रिलेशन आपको एज इट इज ध्यान रखना है। ये वाला रिलेशन बेटा जी एज इट इज आपको ध्यान रखना है। क्या सभी बच्चे याद कर लेंगे? ये बीच का रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिलेशन हमने देखा था फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T75 इज इक्वल टू 2 इंटू में T50, ठीक है। जब 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी, T75 एंड 50 का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है, 2 इंटू में 50, ठीक है। क्या सभी को क्लियर है ना? यस, वेरी गुड। अब आ जाओ यहाँ पर T90 अपॉन में T50 का क्या था, 3.33 आ रहा था, 3.33 आ रहा था, राइट, ठीक है। फिर बेटा हमने जो दो कंडीशंस कंसिडर करी थी, है ना, दो टाइम माने थे किसी एक रिएक्शन के अंदर, हमने लेट करा था कि मान लो कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो T1 है, ठीक है, टेम्परेचर T1 है एंड टेम्परेचर T1 है हमारे पास, और T1 टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, आफ्टर टाइम T1 वो क्या होगी, A माइनस में x1 होगी। फिर दूसरा हमने एक और कंडीशन मानी थी जहां पर हमने सेम रिएक्शन के अंदर माना था कि अब हमारे पास जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना हो गया, T2 हो गया। तो एट टेम्परेचर T2 हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी आफ्टर टाइम T2 वो कितनी हो जाएगी, A माइनस में x2 हो जाएगी। तो उसका जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो ये था। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है काफी बार, तो आपको एज इट इज ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। आपको डेरिवेशन भी देखो पूछा जा सकता है, एज अ क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे डिराइव दिस फॉर्मूला, नो। आपको पूछेंगे कि आपके पास ना दो कंडीशन दे दी कि सेम रिएक्शन है कोई, ठीक है, ए बी की फॉर्म में आपको कोई रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे कि दो आपकी जो है टेम्परेचर की कंडीशन है T1 एंड T2, ठीक है, जिसके ऊपर जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो बताइए किस तरीके से आप उसको रिलेट कर पाएंगे, क्या रिलेशन होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा, T2 माइनस में T1 log A माइनस x1 अपॉन में A माइनस में x2। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो ये सारी बातें डिस्कस कर ली। फिर बेटा ये प्रेशर की बातें कर रहे हैं हम। ये P0 क्या दिखा रहा है हमें, प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, ये हमें क्या दिखा रहा है, इनिशियल प्रेशर दिखा रहा है। और ये क्या है, आफ्टर टी टाइम के बाद जो प्रेशर होगा वो ये है, P0 माइनस P है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई हैं पहले ही। चलो भाई अगले के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर आ जाएंगे। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बेटा दो हमने एग्जांपल्स देखे थे। पहला एग्जांपल था हमारा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और दूसरा था हमने हाइड्रोलिसिस करी थी बेटा। किसकी हाइड्रोलिसिस करी थी हमने, इथाइल एसीटेट की क्या करी थी, हाइड्रोलिसिस करी थी, है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या था हमारा, केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है बेटा, उसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एक का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इतना ज्यादा होता है, इतना लार्ज अमाउंट में होता है कि उसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा रेट डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। तो होना तो क्या चाहिए था, हमारा रेट होना तो कुछ इस तरीके से चाहिए था, यहाँ पर वाटर भी आना चाहिए था, पर वाटर के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा क्योंकि वाटर को हमने बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में लिया है। किसमें लिया है बेटा जी, लार्ज अमाउंट में लिया है। क्या सभी को क्लियर, क्या सभी को क्लियर। फिर हमने बेटा पढ़ा था टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये जो आपको दे रखा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट दे रखा है, जिसको हम म्यू कहते हैं। म्यू क्या है बेटा जी, म्यू हमें बता रहा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। म्यू क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बता रहा है, जो कि हमें कहता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट का जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी कि R1 अपॉन में R2 अपॉन में रेट कांस्टेंट का आपस में क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। कब, कंडीशन है इसकी, कंडीशन क्या है, जब हमें टेम्परेचर का डिफरेंस दे रखा हो 10 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो बेटा, 10 डिग्री सेल्सियस हो, उस केस में हमारे पास जो रेशियो आएगा किसका भाई, रेट कांस्टेंट का, ठीक है, K1 अपॉन में K2, और रेट ऑफ द रिएक्शन R1 बाय R2 को क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहेंगे। उसके बाद बारी आती है बेटा अर्हीनियस इक्वेशन की। अर्हीनियस इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं
फॉर द अर्हीनियस इक्वेशन। एंड इन अर्हीनियस इक्वेशन का बड़ा ही सिंपल सा हमारे पास इक्वेशन हमें देखने को मिलता है, k इज इक्वल टू AE माइनस EA बाय RT। ये डायरेक्ट इक्वेशन आपको याद करनी है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने ये वाला क्या निकाला था, फॉर्मूला निकाला था, जो कि थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाइड है, जो हमें कहता है कि log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R। फिर जो टेम्परेचर का हमने रिलेशन लिया था आपस में, दो कंडीशन थी यहाँ पर टेम्परेचर की, T1 एंड T2, तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगी T2 हो जाएगी, राइट। ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद होना चाहिए। इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हमारे पास ग्राफ आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और आप जो है कभी अगर इस फॉर्मूला को, इस वैल्यू को कभी ना लगा पाओ बेटा क्वेश्चन के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाली जो इक्वेशन है, मान लो तुम्हें यहाँ पर EA की वैल्यू दे दी, तुम्हें R की वैल्यू दे दी, तुम्हें T की वैल्यू दे दी, और तुमसे पूछ लिया A की वैल्यू बताओ, तो तुम E की पावर में माइनस EA बाय RT को कभी सॉल्व ना कर पाओ, तो तुम्हें क्या यूज करना है, बोथ साइड पर क्या लेना है, लॉग लेना है, और लॉग लेकर तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला इक्वेशन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, मतलब आप इसको यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्या सभी को क्लियर? इन प्लेस ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन यूज ये वाले दोनों फॉर्मूलाज, जिसमें हमने लॉग लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? क्लियर हो रहा है क्या सभी को समझ में आ गया है ना? समझ में आ गया, ओके। सो ये कुछ और ग्राफ्स है बेटा हमारे पास, जो कि हमने log k and 1 by t के बीच में लिया है, यहाँ पर ln k and 1 by t के बीच में हमने ये ग्राफ लिया है ना? सो यहीं पर हमारा फॉर्मूला शीट कवर होता है पूरा फॉर द केमिकल काइनेटिक्स। इतना बहुत रहेगा। बाकी कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम मॉलिक्यूलरिटी, बेटा मॉलिक्यूलरिटी पूरा की पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा। बस हाँ, थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस इसको कंपेयर करती हूँ, तो मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी बताई जाती है, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की क्या बताई जाती है बेटा, आपको मॉलिक्यूलरिटी बताई जाती है। और जो मॉलिक्यूलरिटी फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या सभी को क्लियर हुआ? एंड उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी जो होता है हमारा एक थ्योरेटिकल डेटा है, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल डेटा होता है। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हो गई है ना? सो डायरेक्टली कोफिशिएंट्स को हम देख करके कितने कितने हमने रिएक्टेंट लिए हुए हैं फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, मैं वहां पर काउंट करके आपको बता सकती हूँ कि कितने रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, वही उसका क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। क्या सभी को समझ में आया? क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो ये कुछ बातें मैंने तुम्हारे लिए लिखी हुई हैं बड़े ही दिल से, है ना, दिल से निकली हैं ये बातें। दो चीजों को कभी मत भूलना बेटा अपनी लाइफ में, ठीक है, क्या? डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, तभी आपके 12th में कितने आएंगे, 95 प्लस मार्क्स आएंगे। एंड एक छोटा सा प्यार भरा तुम्हारे लिए मैंने कुछ लिखा है, और मुझे नहीं पता, नॉन मेडिकल वाले जो बच्चे, हमारे मैथ्स वाले बच्चे, उनको शायद समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज लैब डब। क्या तुम्हें पता है व्हाट इज लैब डब? कुछ बच्चे हैं, है ना, तुम सोचते होगे ना, बेचारे बायो वाले बच्चे पूरा टाइम, मैं हमेशा बोलती रहती थी कि भाई ये लॉग की वैल्यू है, लॉग की प्रॉपर्टी है, शायद ये समझ में नहीं आई होगी, है ना, बायो वाले बच्चे जरा ध्यान दे लो। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऐसा कुछ लिख दे कि थोड़ा मैं मैथ्स वाले बच्चों को बोल पाऊं, एक बार तो बोल पाऊं ना कि भाई तुम्हें समझ में आया क्या, है ना। तो ये लब डब क्या होता है ना, तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज लब डब। चलो, तो यहां पर हमने क्या कवर कर लिया, फॉर्मूलाज कवर कर लिया है। मैं चार्ट देख लेती हूँ बेटा एक बारी फोन में, है ना, ताकि तुम क्या लिख रहे हो मुझे पता चल जाए। ओके, विजिबल है, विजिबल है, यस, हार्ट बीट, बिल्कुल सही, साउंड ऑफ हार्ट। बता दो अपने नॉन मेडिकल वाले दोस्तों को बता देना, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। चले फिर अब शुरू करें क्वेश्चंस को शुरू करें। आर यू रेडी? जल्दी से एक बार आग लगा दो, है ना, एक बार जल्दी से आग लगा दो बेटा। ओके, चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस शुरू करते हैं। मैम क्वेश्चंस करते हैं। यस बेटा, क्वेश्चंस लेकर आई हूं आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, सो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन से शुरू करेंगे, है ना, बिल्कुल इजी से, आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे, है ना, ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए। सो
है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे सभी बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको दो रिएक्शन दे रखी है जिसको हमें क्या बताना है, जिनका रेट हमें बताना है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में उनके रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। जरा जल्दी से यहां पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लिखने जा रही हूं, ठीक है। जस्ट फॉर द रिवीजन सेक, बेटा मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को आता है, पर एक बार काइंड ऑफ हमारा रिवीजन हो जाएगा तो उसको देख लेते हैं हम। तो पहली इक्वेशन है, यहां पर आपको कोफिशिएंट दे रखा है बेटा NH3 का। NH3 क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है। तो इस केस में जब हम ROR लिखेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे, तो क्या कर दूं, यहां पर रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते हैं। ध्यान दे लो बेटा, रिवीजन हो रही है, माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम, विद प्रोसीड, जब रिएक्शन आपकी प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। नेगेटिव 1/2, नेगेटिव क्या लगाऊंगी 1/2, फिर क्या लिखूंगी, चेंज इन कंसंट्रेशन, फिर क्या लिखूंगी बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3, है ना। NH3 की कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज आ रहा है, अपॉन में क्या लगा दिया बेटा, डेल्टा टी लगा दिया। क्या लगा दिया, डेल्टा टी लगा दिया, ठीक है। विच इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, N2। क्या आ गया बेटा, N2 आ गया। तो N2 के आगे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, N2 के आगे कुछ भी कोफिशिएंट बेटा जी नहीं लगा हुआ, तो सिंपल मैं क्या लगा दूंगी, यहां पर प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहां पर बेटा 3 लगा हुआ है तो यहां पर प्लस 1/3 आएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में क्या लिख दूं भाई, डेल्टा टी लिख दूंगी। तो ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन बन गया। अब इसी के अंदर अगर आपसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस पूछ ले तो भाई घबराने का नहीं और उल्टा फुल्टा नहीं करने का, ठीक है। तो यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अगर NH3 पूछ लिया जाए, NH3 पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जब लिखोगे तब इंडिविजुअल रेट लिख रहे हो बेटा, तब आप यहां पर इसका कोफिशिएंट यूज नहीं करेंगे। तो क्या लिखोगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन में क्या लिखूंगी बेटा, डेल्टा टी लिखूंगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंडिविजुअल रेट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। उसी तरीके से बेटा हम रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नाउ अब यहां पर जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या है भाई, NO2। कर सकते हो तुम इसको, आसानी से कर लो कि कुछ भी नहीं है यार इसमें, है ना। तो इसको डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या है, 2NO2 यहां पर लिखा हुआ है भाई, 2 आपको पता है नीचे आएगा ना, टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लेंगे। ओके, सो यहां पर अगर मुझे इसको लिखना है तो यहां पे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जरा। फॉर दिस यहां पर मैं क्या लिख दूंगी, ROR, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है बेटा, ठीक है। क्या लिखना है, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकती हूं भाई, रिएक्टेंट है तो -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन, मैं इसको इंस्टेंटेनियस वाली इक्वेशन के अंदर लिख रही हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन में DT विच इज इक्वल टू, प्लस का साइन लगाएंगे 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन में क्या लिख दिया, DT विच इज इक्वल टू, O2 के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन में क्या लिख दूंगी, DT लिख दूंगी। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा जी, इसका क्या आ गया, जल्दी से बताओ, है ना, बहुत ही सिंपल। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पूछ ली जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना बेटा। चले आगे, इसको तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है ना, इसको तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन, ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा CBSE 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2004 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। ये रिएक्शन 1 स्टेप के अंदर होती है, यानी कि ये वाली रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। 1 स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि दिस रिएक्शन इज नॉट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एंड फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी कि नहीं बताई थी, बताओ भाई, भास्कर जी, श्रुति, दिशांत, बताओ क्लियर हो रहा है, मीना, अनु, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर ये जो आपको बता रखा है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, तो यहां पर हम इसका रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। हम इसका क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर पूछा गया है, हाउ विल द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन चेंजेस इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डिमिनिश्ड टू 1/3। हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया, 1/3 कर दिया ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। विल देयर बी द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिड्यूस्ड वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को कम कर देंगे हम तब क्या होगा, चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि क्या आंसर आना चाहिए।
फटाफट से सॉल्व करो। रिएक्शन हमको दे रखी है, तो रिएक्शन को देखकर सबसे पहले तो हमें रेट लिखना आना चाहिए। रेट लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, के लिखेंगे। फिर हमने क्या लिखा, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट NO, ठीक है। यहाँ पर जो कॉफिशिएंट होगा वही उसकी पावर लगा देंगे। एंड फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, एंड इसके ऊपर तो पावर 1 है, राइट, इसके ऊपर तो पावर 1 है। तो इस तरीके से क्या हम रेट लो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? क्या हम बेटा जी इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? आंसर इज यस मैम, लिख सकते हैं। तो ये मैंने बेटा इसकी क्या लिख दी, रेट लो एक्सप्रेशन लिख दी। कैसे लिखी, क्यों लिखी? क्योंकि बेटा यहां पर आपको बोल रखा है कि ये आपकी 1 स्टेप रिएक्शन है, ये आपकी 1 स्टेप रिएक्शन है, ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं। अब आपको बताना है कि यहां पर जब हम वॉल्यूम कम कर देंगे, देखो पूछा क्या है, हाउ विल द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन चेंजेस, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज देखने को मिलेगा जब हमारा जो वॉल्यूम है, जब हम क्या कर देंगे बेटा, वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/3 कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी कंसंट्रेशन है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बेटा मैं वॉल्यूम को मैं घटाऊंगी तो कंसंट्रेशन मेरी बढ़ेगी। अगर बेटा मैंने वॉल्यूम को 1/3 कर दिया है, वॉल्यूम को मैंने ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/3 कर दिया है, तो मेरी जो कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये बात किस किस को चमकी? शाबाश भाई, वंशिका ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। बताइए फटाफट से, है ना, जल्दी से बताओ। अगर बेटा मेरा वॉल्यूम 1/3 हो गया तो मेरी कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है। इस रिलेशन से मुझे यह समझ में आया कि मेरा जो कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम। 3 टाइम क्या कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा भाई, 3 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। यही तो सारी बात थी, यही तो सारा खेल था जो हमें समझ में आ गया, जो हमने डिकोड कर लिया, राइट। तो यहां पर अब हम लिखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रेट लिखने जा रहे हैं तो के लिखा हमने, एंड यहां पर हम क्या लगाएंगे, 3 टाइम्स हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए, 3 टाइम्स हो गया, तो ये भी 3 टाइम हो गया, NO का स्क्वायर, एंड यहां पर भी ये भी क्या हो गया बेटा, 3 टाइम्स हो गया O2, राइट। इसकी तो कुछ पावर है ही नहीं, तो यहां पर अगर मैं रेट को लिखूंगी, ठीक है, तो मैं 3 का स्क्वायर कर देती हूं, ठीक है। कितना हो जाएगा 9, एंड इनटू में 3 को भी बाहर निकाल लेती हूँ, फिर क्या बच गया के, एंड NO की पावर 2 और O की पावर 1, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर जो रेट है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा बेटा, ये जो रेट डैश है, जो नया वाला रेट है आफ्टर चेंजिंग द वॉल्यूम, आफ्टर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय 1/3, ठीक है, मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 27 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। क्या सभी को क्लियर, क्या सभी को समझ में आया, ठीक है, क्या सभी को क्लियर हो रहा है बेटा? ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। सीबीएसई में आप देख सकते हो, यहाँ पर सीबीएसई 2004 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जरा जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे, फटाफट से यार। इसको एक बार ना लिख लो, इसको ना एक बार नोट डाउन कर लो सभी बच्चे, अपने उसमें लिख लिया क्या सबने लिख लिया? बताओ जरा जल्दी से, क्या सबने नोट डाउन कर लिया? अगर लिख लिया है फिर हम बेटा अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नोटेड? चलो शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, दिल्ली सीबीएसई दिल्ली 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 सीबीएसई का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखो क्या पूछा गया है, रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन वेरीज विद द टेम्परेचर टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे दी, आपको ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, लॉग के, ठीक है। आपको लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस EA अपॉन में 2.303 RT याद भी होना चाहिए फॉर्मूला। इसके ऊपर बेस्ड हमने ग्राफ भी सीखा है, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं कि वेयर EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर log k वर्सेस 1/t। ये वाला ग्राफ मैंने आपको करवाया भी है ना, ये वाला ग्राफ मैंने आपको करवाया है। अ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप आता है ना, स्लोप आता है कितना, आपको स्लोप की वैल्यू दे दी, और इस इक्वेशन में से आपको पता है, इस इक्वेशन को देखकर आप जो है स्लोप बता सकते हैं कि कौन सा है। स्लोप हमारा क्या है, ये वाला, ये स्लोप है m, ये क्या है हमारा m है, m यानी कि स्लोप है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, क्या लिखूं बेटा, स्लोप की वैल्यू, स्लोप की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा, माइनस EA अपॉन में 2.303 R, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्लोप की वैल्यू, जो वैल्यू हमें दे दी गई है कितनी, -4250
केल्विन इज ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट EA, आपको EA निकालना है फॉर द रिएक्शन, ठीक है। R की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें कुछ है, इस क्वेश्चन में कुछ है भी बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। यस, ग्राफ नहीं पूछा हुआ बेटा, है ना। तुम बेचारे परेशान हो रहे हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख कर और करके कि भाई यार सॉल्व ही नहीं हो रहे, ये तो क्या है, कैलकुलेशन क्या है इसकी, है ना। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको वैल्यू दे देंगे इतनी बड़े, इसकी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको वैल्यू दे देंगे, फिर तो निकाल सकते हो, फिर तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू हमें दे रखी है, EA हमसे पूछा गया है बेटा जी, EA हमसे पूछा गया। तो यहां पर देखो हमने क्या करा, जो EA हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 4250, और ये जो पूरा वैल्यू है इसको हमने ऊपर भेज दिया 2.303 इंटू में R की वैल्यू आपको बता भी दी कि कौन सी लेनी है, 8.314 लेनी है, ठीक है, 8.314 आपको लेनी है। तो क्या आप EA कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, है ना। काफी सारे, जरा जल्दी से इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ। 76,76589 कुछ बच्चे लिख रहे हैं, 56789, है ना। तो भाई कैलकुलेट कर लोगे इसको, 76 वाला तो गलत है यार, ये तो नहीं आएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आंसर निकाल लोगे तो EA आपकी आ जाएगी 81315, 81375, 81375, ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जूल पर मोल, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है क्या, चमका के नहीं। यस, शेखर ने सही आंसर दिया है, यश ने, लक्ष्य ने सही आंसर दिया है, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो अब बेटा हम थोड़ा सा जो है MCQ क्वेश्चंस, ये बेटा ये NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे NCERT आगे आने वाले सारे क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। साइड में मेंशन नहीं है पर ये क्वेश्चंस NCERT एग्जाम्पलर के हैं, कुछ क्वेश्चन CUET के भी आएंगे, राइट। तो एक बार देख लो जरा, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसको चेंज करता है। ये कल वाली क्लास में हमने पढ़ाई, तो ताजा है बिल्कुल। बताओ जरा, राइट आंसर के ऊपर ताला लगाएं, राइट आंसर के ऊपर ताला लगाएं बेटा जी। बताओ फटाफट से क्या होगा हमारा सही जवाब, क्या होगा हमारा सही जवाब, बताओ। वेरी गुड, सही तो सही जा रहे हो, वैसे तो जा तो सही रहे हो, बता तो सही रहे हो वैसे, है ना। हमने बेटा, मैंने आपको नोट्स में ये बात नोट डाउन भी करवाई थी, ठीक है। मैंने आपको ये बात नोट डाउन भी करवाई थी कि जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज, ठीक है। एक बार फिर से यहां पर हम इस चीज को नोट में लिख लेंगे, नोट डालकर लिखेंगे इसको, एक बार फिर से रिवीजन हम कर रहे हैं। कैटलिस्ट विल नॉट चेंज, पहली चीज गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, ठीक है। दूसरी चीज गिब्स फ्री एनर्जी, दूसरी चीज क्या थी, एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी। और तीसरा क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम को भी ये चेंज नहीं करता है, ठीक है, के इक्विलिब्रियम को भी ये चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। और जो कैटलिस्ट है वो एक नया पाथवे प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, क्या करता है, ये डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है बेटा जी, डिक्रीज कर देता है। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और सी के ऊपर 82% बच्चों का सही आंसर है। कुलदीपक शर्मा, सुशांत यादव, तरुण, यश, देवरा एंड राज माही, ठीक है। उसके बाद है भाई बहुत अजीब सा नाम कुछ, फिर है नीवा, फिर है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, का भी काफी बार नाम आता है यार, ठीक है, तुमसे तो हो रही यार फिर पढ़ाई, है ना, आयुष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, in the presence of catalyst the heat evolved or absorbed during the reaction dash increases decreases remain unchanged। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये कंफ्यूज कर सकता है तुम्हें, दिस इज नॉट लल्लू क्वेश्चन, ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। बताओ, अगेन एग्जाम्पलर क्वेश्चन है बेटा, फिर से ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में आ सकते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। जो भाई स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके पेपर में भी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्लियर है।
बताओ। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की वजह से हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन के ऊपर क्या कुछ चेंज रहेगा? अभी अभी मैंने बताया भाई कि जो कैटलिस्ट होता है वो एंथैल्पी के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं करता है, कुछ चेंज नहीं करेगा वो, क्योंकि हमारी जो स्टेबिलिटी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो सेम रहती है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल नॉट अफेक्टेड बाय, ठीक है, नॉट चेंज्ड बाय द कैटलिस्ट। ठीक है, वन मोर नोट, stability of reactant and product in presence of कैटलिस्ट ऑल्सो। कैटलिस्ट डालने से कभी भी स्टेबिलिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, इसी वजह से सेम रहेगा। और दूसरी चीज एंथैल्पी, एंथैल्पी पे नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी चेंज, वही तो चेंज को ही तो बताता है, हीट इवॉल्व और हीट रिलीज को ही तो बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और 45% बच्चों का यहाँ पर राइट आंसर है। मुझे पता ही था यहाँ पे तुम गड़बड़ करने वाले हो, तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, गड़बड़ वाली बात करनी नहीं थी इसमें, है ना। आप अपना अपना नाम एक बार देख लीजिए सभी बच्चे, आशुतोष, है ना, माही, मयंक, ठीक है, बैटमैन, और भाई प्रद्युमन, अखिलेश, और क्या है भाई, तरणवीर कौर। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे निकाल सकते हैं? डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर्स, डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन एंड यूजिंग कैटलिस्ट। क्या कर सकते हैं भाई? अगर मुझे क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी आई हैव टू कैलकुलेट, तो क्या करना चाहिए मुझे? जरा जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दीजिए। अंकिता, दीक्षिता, प्रिया सैनी, शौर्य, बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्या आंसर होना चाहिए? सिंपल सा यार, मैंने अभी अभी तुम्हें फॉर्मूला शीट जब करवा रही थी तो फॉर्मूला शीट में हमने देखा भी था कि हम जब जो फॉर्मूला लेते हैं, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं उसके अंदर जो हम टेम्परेचर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? 1/T1 माइनस 1/T2, है ना। तो हम यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं किसको? एक्टिवेशन एनर्जी को। जो नाप रहे हैं वो एट 2 टेम्परेचर देख रहे हैं। ठीक है, 2 टेम्परेचर के ऊपर देख रहे हैं ना। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, ना कोलिजन की कुछ बात हुई थी, बात हुई थी 2 टेम्परेचर की, T1 एट टेम्परेचर T1 एंड एट टेम्परेचर T2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आएगा। अगेन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर के चल रहे हैं। 59% बच्चों का यहाँ पर राइट आंसर है, बाकी कंफ्यूज हो गए, है ना। बाकी ने सोचा कि यार पता नहीं क्या है। संकल्प, आकाश, प्रवीण सिंह चौहान, काव्या, नेहा, आई एम आयरन मैन, तरणवीर कौर, हर्षित जी, फिर है भाई अक्षत एंड अखिलेश यादव। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से, आराम से, प्यार से देख लो, फिर मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देती हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए पोल लगाऊंगी। देखो क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, फिगर दे रखी है आपको, डायग्राम दे रखा है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस में E2। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो E1 प्लस में E2 है, एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट। ये लिखा गया है, आपको बताना क्या है इसमें? मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस में E2 एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट। मतलब आपको ग्राफ को देखकर, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी इसको बोला जाता है बेटा, इसको देखकर आपको बताना है कि ये जो है कौन सी वाली स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड द रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा स्टेबल है किससे भाई? प्रोडक्ट से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे भाई? मोर देन द प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ द प्रोडक्ट फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन द प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला गया? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 एंड द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम समय ज्यादा दे देंगे ताकि तुम इसको सोच पाओ, कर पाओ। चलो भाई बताओ, इसका आंसर बताओ क्या आना चाहिए, इसका आंसर बताओ क्या आना चाहिए। सोच लो, आराम से सोच लो और फिर मुझे बता दो, ठीक है। सोच लो ध्यान से। सोचो सोचो और बताओ क्या आना चाहिए। वेरी गुड भाई, समय का तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आउट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। समय खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। करो करो, करिए करिए करिए। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका टाइम हो चुका है खत्म, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है, हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी हमें ये बताती है, देखो ये है हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ER, ये क्या है, ये टोटल हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड है टू रीच द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो E1 प्लस में E2 हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी तो है। दूसरी चीज, जो भी चीज जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी लेस होती है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है, वो क्या होता है, मोर स्टेबल, वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी आपको दिखाई दे रही है कि कम है, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिख रखा है, प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, ठीक है, देन द रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट यस, यहाँ पर क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल होगा। लेस एनर्जी होगी तो मोर स्टेबल होगा, एनर्जी ज्यादा होगी तो लेस स्टेबल होगा। क्या सभी को क्लियर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया, ऑप्शन नंबर ए के ऊपर टिक करेंगे। 68% बच्चों का राइट आंसर है। अनुभव, फिर है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, एंड निकुंज, नेहा, तरणवीर, कृष्णा, अक्षत, साहिल, प्रीत, आयुष एंड आकाश। चलो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को देखो क्या पूछा गया है, कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज डीकंपोजिशन रिएक्शन। मैंने आपको ये करवाया कि नहीं करवाया, करवाया हुआ है ना। कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज डीकंपोजिशन रिएक्शन, गैस फेज के बारे में हमने बातें करी थी और मैंने आपको फॉर्मूला में थोड़े से चेंजेस भी करवाए थे, ठीक है। तो द इनिशियल प्रेशर ऑफ द बिफोर डीकंपोजिशन ए वाज PI, इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है कितना, PI, ठीक है। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम T, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय X यूनिट, इसको बढ़ा दिया गया, X यूनिट बढ़ा दिया गया, ठीक है। एंड इट बिकम, ये बढ़कर क्या हो गया, PT हो गया है। तो रेट कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन इज गिवन एज। तो मुझसे पूछ रहे थे ना मैम कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो आप इतने सारे डेरिवेशंस करा रहे हो, फॉर्मूला में चेंजेस करा रहे हो, तो ये जो सारे के सारे फॉर्मूलाज है मैम, ये कहाँ पे किस तरीके से हमें काम आएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हमें किस तरीके से और कहाँ से काम आएंगे, ये तुम मुझसे पूछ रहे थे, है ना, ये तुम मुझसे पूछ रहे थे। तो ये देखो, ये जो डेरिवेशन मैंने तुम्हें करवाया था वो डायरेक्टली यहाँ पर यूज हो रहा है, जो डेरिवेशन करवाया था ना गैसियस फेज वाला, वो एज इट इज यूज हो रहा है बेटा जी यहाँ पर, ठीक है। तो चलो पोल लगाती हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके से जो डेरिवेशंस मैंने करवाए हैं वो आपको हेल्प करेंगे, काम आएंगे। अब इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने फॉर्मूला रटा हुआ है तो सेकंड्स के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है तो आप इसको बेटा सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इसका डेरिवेशन क्लास के अंदर करवाया हुआ है, मैंने इसका डेरिवेशन आपको क्लास के अंदर करवाया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से तो डेरिवेशन सॉल्व करूंगी नहीं, तो हम डायरेक्टली आंसर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अरे भाई सी क्यों लिख रहे हो, भूल गए क्या, क्या बताया था मैंने तुम्हें, फॉर्मूला में थोड़े से चेंजेस करवाए थे बेटा, फॉर्मूला में थोड़े से चेंजेस करवाए थे। P इनिशियल
क्या लिखवाया था, पी नॉट लिखवाया था मैंने जो फॉर्मूला करवाया था वो क्या था, 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी था। ये था फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था तुम्हें। यार इतने चेंजेस तो खुद से कर लोगे। क्या लिखवाया था, 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस में क्या किया था भाई, पी किया था। ये इनिशियल प्रेशर था और ये क्या था, प्रेशर आफ्टर टाइम टी था। ठीक है, ये क्या था, प्रेशर आफ्टर टाइम टी था। यहां पर तो पीटी दे रखे, यहां पर तो एक्स दे रखा है। ठीक है, इनिशियल माइनस एक्स थोड़ी ना माना था हमने, एक्स तो हमने एक्स यूनिट से तो बढ़ाया है, एक्स यूनिट से तो बढ़ाया है भाई। ठीक है, एक्स यूनिट से तो बढ़ाया है। तो यहां पर जब हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, आपको पता है जब हम टोटल प्रेशर हमने निकाला था, पीटी जो निकाला था, और यहां पर हमको पीटी दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में टोटल प्रेशर में से माइनस करा हुआ है। ठीक है, हमने जो टोटल प्रेशर निकाला था वो कैसे निकाला था भाई, हमने कहा था कि पी नॉट माइनस पी कर दो। ठीक है, प्लस में पी कर दो, पी प्लस में पी कर दो। तो यहां से ये वाला पी और ये वाला पी कट हो गया। तो जो पीटी की वैल्यू आई थी बेटा जी, वो क्या आई थी, पी नॉट प्लस में पी आई थी। ठीक है, जहां से हमने पी की वैल्यू निकाल ली थी, क्या निकाल ली थी, पीटी माइनस में पी नॉट, ये निकाल ली थी। ठीक है, अब इस पी की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया था, 2 पी नॉट माइनस में पीटी आ गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा यहां पर भाई। ठीक है, करवाया था कि नहीं करवाया था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 33% बच्चों का राइट आंसर है, सी लिख रहे हैं सभी बच्चे, है ना, सी लिख रहे हैं, क्योंकि ये वैसा सा दिख रहा है मैम, जो आपने पहला फॉर्मूला लिखवाया था ना, जो आपने पहला फॉर्मूला लिखवाया था मैम, वो जिसके ऊपर आपने डब्बा बनाया था उसके जैसा ये दिख रहा है मैम, सी। हमने दिमाग लगाया नहीं कि हमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है ना, हमने बस कर दिया, किससे शक्ल मैच हो रही है वो देखी हमने बस। आयुष, अनुभव, डुग्गूलाल, अभिनव, अश्मीत कुमार, विशेष, गिरीश, तरनवीर, बहुत बढ़िया। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, में से कौन सा वाला ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है बेटा जी कि कितना, मतलब जहां से हीट रिलीज हो रही है, यानी कि जिस केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। मैं साइड हो जाती हूं, आप क्वेश्चन में जो ग्राफ दे रखे हैं उसको आराम से देख लीजिए। ठीक है, देख लो, उसको आप ध्यान से देख लो। टाइम आउट। हमने क्या देखा बेटा, हमको चाहिए डेल्टा एच हमारा क्या आए, नेगेटिव आए, है ना। तो ये जो डेल्टा एच हम निकालते कैसे हैं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, तो इसका गैप जो होता है बेटा वही हमको क्या बताता है, डेल्टा ई बताता है। तो ये जो गैप आएगा, ये जो गैप है यही क्या है बेटा, डेल्टा ई है। तो यहां पर जो डेल्टा ई हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर जो हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज्यादा है। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको जब माइनस करेंगे आपस में तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है बेटा, आपका रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो इस केस में हमारे पास जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को दिखा रहा है। यहाँ पर दोनों बराबर हैं, यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है उतनी ही एनर्जी आपकी प्रोडक्ट की भी है। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली 1। इस बार 72% बच्चों का सही आंसर है। नीवा सबसे पहले, अखिलेश, उसके बाद है तरुण, अश्मीत, मातृप्रिया, प्रद्युमन, माही, इताची, उसके बाद है भाई दक्ष, फिर है प्रिमांशु यादव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई,
अगला क्वेश्चन क्या है, CUET 2022 का क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में आते हैं इस वाले चैप्टर से, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तुमसे नहीं करवाएंगे, जहां पर एग्जामिनर को लगा कि यस बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट आ रहा है तो उसका वैल्यू, उसका फैक्टर तुम्हें दे देंगे, ठीक है, कि ये इसकी वैल्यू है, सॉल्व कर दो, ठीक है। तो देखो जरा क्या पूछा है, एट टेम्परेचर T फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन दे रखी है, इट वॉज फाउंड टू बी, क्या मिला हमें, इज फाउंड टू बी, जो डेल्टा HI अपॉन में डेल्टा T है, यानी कि चेंज हमको दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन हमको दे रखा है कितना भाई, इन टर्म्स ऑफ HI हमको दे रखा है कितना है ये, 2 इंटू 10⁻⁻4 है, ठीक है। हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन मोल, ठीक है, हमको एवरेज रेट निकालने को बोला है, तो बताइए एवरेज रेट कितना होगा। टाइमर लगा रही हूं, 30 सेकेंड्स इनफ है यार इस क्वेश्चन के लिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बताओ क्या आएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है बेटा, इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, करिए सॉल्व। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन मोल पर लीटर, ठीक है, इन मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। तो हम लिखें, अब अभी हम लिखने वाले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे बेटा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ HI के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, प्रोडक्ट है ये, प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन में चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी चेंज इन टाइम, राइट। तो इसको 1/2 लिखते हैं, ये जो वैल्यू है ये हमको दे रखी है एज इट इज, तो इसकी ये सेम वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, 2 इंटू में 10⁻⁻4, 2 से 2 कट हो गया, तो मेरे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन आया बेटा वो कितना आ गया, 10⁻⁻4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को, ठीक है, क्या सभी को क्लियर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, और 64% बच्चों का राइट आंसर है, वेरी गुड। आयुष, संकल्प, तरुण, कुलदीपक, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज द रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सूडो यूनिमोलिक्यूलर एंड यूनिमोलिक्यूलर और नन ऑफ द 3। 30 सेकेंड्स इनफ है। अगेन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। आपको पता ही है यार, ये क्या दे रखा है हमें, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर दे रखा है, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको हम यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। ये जो है वाटर, इसका जो कंसंट्रेशन है वो हम किस में लेते हैं, लार्ज अमाउंट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर। 81% बच्चे, राज, पर्व, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, कुलदीपक, नीमा, सुशांत, मोनालिसा, ठीक है, पुष्पराज एंड आकाश, करण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, इसको कर लो, इन स्मॉल अमाउंट, depend upon the concentration of the reactant present in the excess, is independent of the concentration of the reactant and dependent only on the temperature। बताइए बताइए, इजी क्वेश्चन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बेटा ये क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से कि क्या आंसर आना चाहिए, बताओ फटाफट से। तो हमें पता ही है यार कि फॉर द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी जिसकी कंसंट्रेशन कम है, जो लार्ज अमाउंट में उसको तो हम
क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, तो स्मॉल अमाउंट वाले के ऊपर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। एंड अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि मैंने तुम्हें टाइम पूरा नहीं दिया है ना। 68% बच्चों का राइट आंसर है संकल्प, अनुभव, संजीवनी मौर्य क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, एंड बाकी भी काफी सारे बच्चे हैं। अरे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, 2-2 बच्चे हैं क्या ऐसे? यार क्या करते हो तुम, क्या करते हो यार, क्या करते हो। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है। आपको बोला है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/8 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इन 75 मिनट्स एट 298 केल्विन, व्हाट इज द रिएक्शन इन मिनट। ठीक है, आपको क्या बताना है यहाँ पर, व्हाट इज द, आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर कितना होगा कैलकुलेट करके बताना है। अगर आपको 1/8 जो है रिएक्टेंट रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, कितने मिनट में, 75 मिनट के अंदर, तब आपको बताना है कि क्या हमारे पास आंसर होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको 60 मिनट्स का टाइम दे देती हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, बताइए जरा जल्दी से। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरा कर लेना। ठीक है, हाफ लाइफ पूछी गई है यहाँ पर, हाफ लाइफ पूछी गई है भाई। ठीक है, हाफ लाइफ पूछी गई है। 60 सेकेंड्स हमने दे दिया आपको, 1 मिनट दे दिया गया है, करो सॉल्व। देखो बेटा, यस कुछ बच्चे सही आंसर निकाल रहे हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। हमने मान लो बेटा टोटल जो हमारे पास टाइम था उसको हमने मान लिया, ठीक है, टोटल जो हमारे पास कंसंट्रेशन थी उसको बेटा हमने मान लिया 100। ठीक है, टोटल को 100 मान लिया। ठीक है, तो आधे टाइम बाद यानी कि हाफ लाइफ जब हो जाएगी उसकी तो कंसंट्रेशन 50 हो जाएगी। ठीक है, जब इसकी हाफ लाइफ हो जाएगी तब कंसंट्रेशन 25 हो जाएगी। ठीक है, अब और हाफ लाइफ हो गई, ठीक है, आधी इसी की हाफ लाइफ ले लो तो इसको आधा कर दो, 12.5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कर ले, हम डायरेक्ट शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा 100 से 50 हुई, 100 से 50 हुई, तो ये क्या कर दिया मैंने, 1/2 कर दिया है ना, 1/2 कर दिया कंसंट्रेशन का। अब ये जब 50 से 25 हो रही है तो यहां से यहां तक देखूंगी तो ये 1/4 हो गया कि नहीं हो गया। ये 50 का तो आधा है पर ये 100 का क्या है, 1/4 है। ये 100 का क्या है, 1/4 है। ठीक है, अब यहां से 25 से 12.5 करी तो इसका तो ये हाफ है, पर 100 का डायरेक्टली देखूं तो ये क्या है, 1/8 है। ये 1/8 है, तो मुझे 1/8 थी तो निकालना था। तो 1/8 लाने में कितनी हाफ लाइफ यूज हुई है, 1 2 3, टोटल 3 हाफ लाइफ यूज हो रही है। तो 3 इंटू में टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू कितना है, कितनी देर में भाई, 75 मिनट में आपको दे रखा है। तो टी हाफ लाइफ अगर मुझे निकालनी है तो 75 अपॉन में 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में कर सकते हो, पूरा फॉर्मूला निकाल कर लगाकर करना है तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट कट करने का तरीका है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट करने का तरीका है। तो एक बार चेक कर लेते हैं किस किस बच्चे ने आंसर सही दिया था। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर 17% बच्चों का राइट आंसर है ना। ये क्वेश्चन बच्चे पता नहीं क्यों डी लिखे जा रहे हैं ना, दिमाग थोड़ा सा लगाना चाहिए बेटा, है ना। ये हैं बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया है ना। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, प्रॉपर्ली सॉल्व भी कर सकते हो। जो हमने फॉर्मूला सीखा था उस फॉर्मूला के थ्रू भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको बेटा शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवाया है। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवाया है। हमने जो पूरा फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस में x, ये लिया था हमने फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिया था। फिर t हाफ लाइफ हमें कैलकुलेट करनी थी, t हाफ हमें कैलकुलेट करना था फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन में क्या लेंगे, अपॉन में क्या लेंगे बेटा, k1 ले लेंगे। ठीक है, k की वैल्यू पहले यहां से निकालेंगे, k की वैल्यू पहले यहां से निकालेंगे। हमें यहां पर समय दे रखा है, देखो इसके अंदर मैं पूरे फॉर्मूला से कर दिखा रही हूं। अभी पूरे फॉर्मूला से करेंगे तो कैसे आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में समय हमें 75 मिनट दे रखा है बेटा, तो मिनट लिख दिया मैंने। ठीक है, लॉग a इनिशियल कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स क्या है, आफ्टर टाइम t क्या है बेटा जी, ये
ये है आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद हमारी कंसंट्रेशन जो है 1/8 हो गई थी बेटा, ठीक है, कितनी हो गई थी, 1/8 हो गई थी, तो A/8 आ जाएगा, A से A कट हो जाएगा, तो कितना आ गया, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 75 लॉग, एंड क्या आ गया, ये 8 ऊपर चला गया, log 8 आ गया। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर K की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे एंड यू कैन कैलकुलेट T हाफ लाइफ, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या पूछा गया है। द रेट कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। कितना दे रखा है भाई, रेट कांस्टेंट, K की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट आपको दे रखा है। यू हैव टू टेल द ऑर्डर, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है, ठीक है। रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है बेटा कि कितना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको सॉल्व कर पाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स का टाइम है, जरा जल्दी से इसको करिए कि क्या आएगा। बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सा ऑर्डर है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना यार, दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, प्लीज प्लीज, इसको गलत मत करना। शाबाश शाबाश। मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर टाइम, क्या था हमारे पास, मोल पर लीटर पर टाइम क्या था भाई, किसकी थी ये यूनिट, किसकी थी, वेरी गुड, बहुत सही। यस, जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है ये वाली। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये यूनिट पहचाननी थी, आपको बस ये यूनिट पहचाननी थी बेटा। ये यूनिट किसकी है, ये यूनिट हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है ना। फर्स्ट ऑर्डर की तो सेकंड इनवर्स होती है, टाइम का इनवर्स होती है ना। फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है ये तो टाइम का इनवर्स होती है, तो ये जो हमें दे रखी है वो जीरो ऑर्डर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, और 78% बच्चों का इस बार राइट आंसर है, वेरी गुड। राजपूत, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, उसके बाद है इताची, फिर है नीवा, ठीक है, एंड फिर बाकी सारे बच्चे। सो यहाँ पर एक बार हम क्यूमुलेटिव रिजल्ट देख लेते हैं। अदिति यादव सबसे पहले, फिर है संदीपा रॉय, दीपांशु एंड प्रकाश कुमार, बिनी शर्मा, आदित्य, रुचि राजपूत, रिया चौधरी एंड फिर है भाई शुभन MD, फिर है भाई अंशुल शर्मा। चलो भाई वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when initial concentration of a reactant is doubled in the reaction, its half life period is not affected. The order of the reaction, order of the reaction आपको बताना है कि क्या होगा। लगाओ दिमाग, जर्नल सेंस, कॉमन सेंस लगानी है बेटा, इजी क्वेश्चन है, करो जरा इसको, करिए करिए और बताइए कि क्या होगा हमारा सही जवाब, क्या होगा राइट आंसर। आपको बोल रहे हैं कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड, हमने क्या कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, इनटू 2 कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। इन अ रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डिपेंड नहीं कर रहा है ए के ऊपर। तो ये किसके लिए बताई थी, अभी बताया था जब फॉर्मूला शीट बता रही थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको मैंने एक नोट भी लिखवाया था कि कभी भी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये किसके लिए होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका, फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बार भाई यार क्या हो गया, 46% बच्चे क्यों सही आंसर दे रहे हैं, आयुष, दीपराज, आशुतोष, अश्मीत, अभय। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को गलती मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। अ रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 2 hours एंड 75% कंप्लीटेड इन 4 hours. द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, अगेन आपसे क्या पूछा है बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है। चलो इस बार थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रही हूं, इसको ढंग से इसको एक बार सोच के
करेंगे सॉल्व। बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका, क्या आंसर आना चाहिए? वेरी गुड। तो क्या होगा भाई, इजी क्वेश्चन है यार, है ना। अभी अभी हमने डिस्कस करा था, क्या बोला हुआ है देखो इसमें, द रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड। 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है 2 आवर्स में, 2 घंटे में, और 75% रिएक्शन कंप्लीट होती है 4 आवर्स में। तो यहां पर अगर हम देखें आपस में जो टाइम का रिलेशन है बेटा, वो इंटू 2 हो गया है, वो क्या हो गया, डबल। ठीक है, वो क्या हो गया बेटा, डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो यहां पर हम क्या इसको ये कह सकते हैं, ठीक है, कि टी हाफ लाइफ जो थी हमारी, जो हमारी टी हाफ लाइफ थी, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था वो, कि वो क्या होता है, हमारा डबल होता है, जस्ट डबल होता है। ठीक है, किसका, T75 में। आपस में रिलेशन देखा था हमने, रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन टी हाफ लाइफ एंड T75 में हमने क्या रिलेशन देखा था, कि वो आपस में क्या होते हैं, डबल होते हैं। और किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही। ये डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशन है कि टी हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू में T75। ये रिलेशन मैं आपको करवा चुकी हूं, है ना। ये आपको रट्टा मारना है, रिलेशन पता होगा तो चुटकियों में सॉल्व कर दोगे कि ये किसके लिए था, ये ऑर्डर 1 के लिए था। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए अलग था भाई, जीरो ऑर्डर के लिए रिलेशन अलग था, ध्यान रखना, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ए होगा राइट आंसर। और 72% बच्चों का राइट आंसर है, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है इस बार, है ना। कुलदीपक, अश्मीत, आई एम आयरन मैन, अभी, आयुष, अक्षत, मृत्युंजय एंड तरनदीप कौर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतने ही क्वेश्चन है क्या, इतने ही क्वेश्चन थे क्या, समरी तो हो गई यार। चलो भाई कोई बात नहीं, होमवर्क क्या है तुम्हारा, होमवर्क मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, सारा रिवाइज कर लेना। आज की कक्षा में हमें बस इतना ही कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेना, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। साथ ही साथ हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जो भी तुम दिखते फेस कर रहे हो, है ना, कि पढ़ाई नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, टाइम टेबल कैसे बनाए, पढ़ाई कैसे करें, है ना, जो भी दिक्कत है तुम्हारी वो तुम मुझे लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, अच्छा वीडियो कॉल, ओके ओके, वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे। ठीक है, वो तुम मुझे बता देना, उसके बारे में हम थोड़ी सी चिंता व्यक्त करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे उसके बारे में। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हाँ थोड़ा गपशप बातें करेंगे। तुम्हारे लिए एक शायरी बढ़िया से लिख कर लाऊंगी मैं, वो तुम्हें सुनाऊंगी। ठीक है, तो मतलब बढ़िया फन क्लास होगी। चलो वीडियो कॉल करते हैं, एक सेकंड रुकना। वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल करते हैं बेटा, रुको। एक सेकंड रुको, अभी सेट कर रहे हैं, टेक टीम से सेट कर रहे हैं कि वीडियो कॉल हो पाए। बताओ भाई फटाफट से, जो भी बच्चा पिक करेगा जल्दी से पिक कर लो भाई, फटाफट से जल्दी से पिक कर लो वीडियो कॉल। कैमरा ऑन कर लेना अपना, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा।
ओके सो बेटा वीडियो कॉल तो हम कर रहे हैं, पर जब तक कोई कैमरा ऑन नहीं करेगा तो हम कैसे वीडियो कॉल करें, है ना। वीडियो कॉल का मतलब क्या होता है कि वीडियो ऑन रखनी पड़ेगी, है ना। चलो और बच्चों को भेजते हैं थोड़ा सा, तो जो भी उठाएगा वो आ जाएगा यार, है ना। जो नहीं आएगा तो वो कैसे आएगा फिर। सभी को कैसे मिला दूं भाई, सभी को थोड़ी मिला सकते हैं यार, यही दिक्कत होती है वीडियो कॉल की। तुम फिर वो तो कैमरा नहीं ऑन होता या कुछ और होता है तो फिर दिक्कत आती है फिर, है ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, अगली क्लास में करेंगे फिर वीडियो कॉल, ठीक है। उठा लेना अगली क्लास में, फिर अगली क्लास में करते हैं वीडियो कॉल, ठीक है। बेटा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। वीडियो कॉल करेंगे अगली क्लास में। और नेक्स्ट क्लास के लिए भाई सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिस यू अभी नहीं बोलना, अगली क्लास में बोलना है मिस यू। और रोने वाली इमोजी भी अगली क्लास में भेजनी है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई अपना हेल्थ का ध्यान रखो, रिवीजन कर लेना, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, डाउट्स जो भी रहेंगे वो पूछ लेना, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड मंडे को मिलते हैं।